इतिहास से पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, बी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में है ए ओ ह्यूम, डी में है बोमेश चंद्र बनर्जी और ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम है और कब किया गया तो 1885 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी में है बोमेश चंद्र बनर्जी, सी में है दादा भाई नौरोजी, डी में गोपाल कृष्ण गोखले और ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए में है कस्तूरबा गांधी, बी में एनी बेसेंट, सी में सरोजिनी नायडू, डी में है अरुणा आसफ अली और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लाल पाल और बाल किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में है बिपिन चंद्र पाल, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में उपयुक्त तीनों को और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या एक से अधिक और उपयुक्त तीनों ये दोनों। तो ये इन तीनों को कहा जाता था लाल पाल और बाल। लाल के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था और पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल और बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में अरविंद घोष, सी में लाला लाजपत राय, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। गणपति एवं शिवाजी उत्सव ये बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिटन, बी में है लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड कर्जन, डी में लॉर्ड मिंटो, ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था तो 1905 ईस्वी को 1905 ईस्वी को किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था। ऑप्शन ए में है बंग भंग से, बी में है असहयोग से, सी में है सविनय अवज्ञा से, डी में है भारत छोड़ो से और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध बंग भंग आंदोलन से था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में बृंद घोष, बी में है भूपेंद्र नाथ भट्ट, सी में है मास्टर सूरी सेन, डी में है वी डी सावरकर और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। अभिनव भारत का संस्थापक वी डी सावरकर है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में वी डी सावरकर, बी में लाला हरदयाल, सी में श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट, बी में है सरोजिनी नायडू, सी में इंदिरा गांधी और डी में मैडम भीकाजी कामा और ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए में है लॉर्ड मिंटो, बी में है लॉर्ड इरविन, सी में है लॉर्ड हार्डिंग और डी में है लॉर्ड लिटन और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। 1911 में जब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है रास बिहारी बोस, बी में है मैडम भीकाजी कामा, सी में है लाला हरदयाल, डी में है बरकतुल्ला और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए में लॉर्ड डफरिन,
बी में लॉर्ड कैनिंग, सी में लॉर्ड रिपन, डी में लॉर्ड एलनब्रो और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए में लाला लाजपत राय, बी में है सी एफ एंड्रयूज, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, डी में है लियो टॉल्स्टॉय और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए में अरविंद घोष, बी में है लाला लाजपत राय, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में है महात्मा गांधी और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में एनी बेसेंट, सी में है जॉर्ज अरुंडेल, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं और ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना या बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1917, बी में 13 अप्रैल 1919, सी में 17 अप्रैल 1919, डी में 13 अप्रैल 1916 और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। जलियांवाला बाग कांड यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पृथक निर्वाचक पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1892 में, बी में 1919 ईस्वी में, सी में 1909 ईस्वी में और डी में 1932 में और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत 1909 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए में है चंपारण 1917, बी में खेरा 1918, सी में अहमदाबाद 1918, डी में अमृतसर 1919 और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था, तो चंपारण में यानी नील विद्रोह में शामिल हुआ था। नील विद्रोह क्या था कि चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति यानी 1 बीघा खेत में यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में कम से कम नील की खेती करनी होती थी, जिससे कि किसान अपने आप को शोषित महसूस करता था। तो उसी के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था और उसी आमंत्रण को स्वीकार करके गांधी जी 1917 में जाकर चंपारण सत्याग्रह किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? ऑप्शन ए में अफीम, बी में नील, सी में सोरा, डी में ये सभी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो नील की खेती के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए में है 1919 ईस्वी, बी में है 1920 ईस्वी, सी में 1921 ईस्वी, डी में 1922 ईस्वी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन कब शुरू की गई? तो 1920 में शुरू किया गया, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया और उन्हीं के कारण इसको स्थगित कर दिया गया, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए में है नागपुर सत्याग्रह, बी में मोपला, सी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर और डी में चौरी चौरा कांड और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है चित्तरंजन दास, सी में महात्मा गांधी और डी में ए एवं बी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? ऑप्शन ए में 1924 ईस्वी कानपुर,
बी में 1926 ईस्वी इलाहाबाद, सी में 1928 ईस्वी दिल्ली और डी में 1930 ईस्वी कलकत्ता और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था। ऑप्शन ए में भगत सिंह, बी में राजगुरु, सी में बटुकेश्वर दत्त और डी में ए एवं सी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय विधान परिषद की असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर बम फेंका था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन ए में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, बी में 31 दिसंबर 1927 ईस्वी को, सी में है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को और डी में 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। और जब यह भारत आया तो इनके 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे और उन्हीं के विरुद्ध में पंजाब में इन साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, जिसमें कि लाला लाजपत राय के माथे में डंडा लगा और उन्हीं के कारण से उनकी मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है कस्तूरबा गांधी और सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में वल्लभ भाई पटेल और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। बारदोली सत्याग्रह इससे संबंधित व्यक्ति वल्लभ भाई पटेल थे और बारदोली के महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना है आप सभी को। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। ऑप्शन ए में है 1929 के लाहौर में, बी में है कराची 1931 ईस्वी और सी में 1936 के लखनऊ में और डी में 1937 के फैजपुर में और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी के लाहौर में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कांग्रेस ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड बेवेल, बी में है लॉर्ड रीडिंग, सी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी में लॉर्ड इरविन और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन था उस समय वायसराय जब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था। ऑप्शन ए में है प्रथम, बी में द्वितीय, बी में तृतीय है और सी में द्वितीय है और डी में ये सभी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय में भाग लिया था, ऑप्शन सी। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए में है क्लीमेंट एटली, बी में विंस्टन चर्चिल, सी में मार्गरेट थैचर और डी में रेमजे मैकडोनाल्ड और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम्युनल अवार्ड जो है वह रेमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1936 ईस्वी, बी में 1935 ईस्वी, सी में 1936 ईस्वी और डी में है 1940 ईस्वी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए में 1918 ईस्वी, बी में 1920 ईस्वी और सी में 1919 ईस्वी, डी में 1921 ईस्वी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में एनजी रंगा, सी में स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी में पूरन सिंह और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में है 1932 में, बी में 1936 में, सी में 1934 में, डी में 1940 में और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में एन.जी. रंगा, बी में श्री कृष्ण सिंह, सी में स्वामी सहजानंद सरस्वती और डी में बाबा रामचंद्र और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1920, बी में 1921, सी में 1922, डी में 1923 और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी में भारत सरकार अधिनियम 1919, डी में भारत सरकार अधिनियम 1935 और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में है महात्मा गांधी और डी में जवाहरलाल नेहरू। ये नारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था और यह जो मंत्र है करो या मरो का यह महात्मा गांधी ने बोला था। तो ऑप्शन सी या इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में 7 अगस्त 1942 ईस्वी, बी में 9 अगस्त 1942 ईस्वी, सी में 11 अगस्त 1942 ईस्वी, डी में 15 अगस्त 1942 ईस्वी और उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। 40 प्रश्नों को क्रमबद्ध जानेंगे और उसके उत्तर को जान लेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में संसद, सी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति और डी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का बात होता तो राष्ट्रपति करता, लेकिन यहाँ पर अन्य न्यायाधीश की बात है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या सैनिक न्यायालयों में या न्यायालयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? ऑप्शन ए में हाँ, बी में नहीं, सी में राष्ट्रपति के आदेश पर, डी में संसद की सहमति पर और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। सैनिक न्यायालयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल स्थितियों में कर सकता है। किस स्थिति में कर सकता है? युद्ध में, सशस्त्र विद्रोह में, बाह्य आक्रमण में या ये सभी में? तो ऑप्शन डी ये सभी में कर सकता है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी में है राष्ट्रपति, सी में है राज्यपाल, डी में राज्य के बार काउंसिल के सदस्य या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में है 7 वर्ष, सी में अपनी आयु के 62 वर्ष पूरी होने तक और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वह अपनी आयु के 62 वर्ष पूरी होने तक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सार्वधिक क्षेत्रों पर है? ऑप्शन ए में कोलकाता, बी में गुवाहाटी, सी में मुंबई, डी में है चेन्नई और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए में अन्ना चंडी, बी में है इंद्राणी बनर्जी, सी में है लीला सेठ और डी में मीरासाई फातिमा बीवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरासाई फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या न्यायाधीश कार्यरत है? ऑप्शन ए में है गुवाहाटी, बी में है दिल्ली, सी में इलाहाबाद और डी में कोलकाता। इसमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के सर्वाधिक संख्या किस न्यायालय के न्यायाधीशों में? सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं हो रही है। उच्च न्यायालय के सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है, यानी कौन सा हुआ उच्च न्यायालय है जहां पर कि सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत? तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटने के लिए सांसद को कितने बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है? ऑप्शन ए में साधारण बहुमत से, बी में 2/3 बहुमत से, सी में 3/4 बहुमत से और डी में मतदान की बजाय सिर्फ प्रस्ताव पारित करके। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जब पद से हटाना होता है तो कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 129, बी में अनुच्छेद 143, सी में अनुच्छेद 131, डी में अनुच्छेद 145 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 131 के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय का पूर्वावलोकन का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए में है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की वैधता की जांच, बी में अपने दिए निर्णयों पर पुनर्विचार, सी में सिर्फ सांसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की वैधानिक का पूर्वावलोकन और डी में संसद और विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम की वैधानिकता का पूर्वावलोकन और इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांसद तथा विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम की वैधानिकता का पूर्वावलोकन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है? ऑप्शन ए में अन्ना चंडी, बी में है सौदामिनी देशमुख और सी में है लीला सेठ, डी में सरोजिनी नायडू। इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अन्ना चंडी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर सांसद की स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए में 7 दिन, बी में 1 माह, सी में है 15 दिन, डी में है 3 माह। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका 1 माह के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो 1 माह के अंदर में सांसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर आपातकाल उस तारीख में कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकता है? ऑप्शन ए में है 1 माह, बी में है 1 वर्ष, सी में है 6 माह और डी में है 2 वर्ष या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक परिवर्तन में रह सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो ऑप्शन ए में 2, 4, 3, एक भी बार नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 352, बी में है अनुच्छेद 360, सी में अनुच्छेद 356, डी में है अनुच्छेद 368 और इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति
देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए में 42 में, बी में है 44 में, सी में है 43 में और डी में 46 में और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 में। संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए जो आंतरिक अशांति शब्द था उस जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिए गए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 356, बी में अनुच्छेद 362, सी में अनुच्छेद 355, डी में अनुच्छेद 358 और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए में जर्मनी, बी में कनाडा, सी में यूएसए और डी में आयरलैंड और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है। ऑप्शन ए में है 1 माह, बी में है 6 वर्ष, सी में 3 वर्ष और डी में 1 वर्ष, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक है इसकी सीमा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 358, बी में अनुच्छेद 369, सी में अनुच्छेद 360 और डी में संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए में 2 माह, बी में 6 माह, सी में 3 माह और डी में 1 वर्ष, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। ऑप्शन ए में 3 बार, बी में 1 बार, सी में 2 बार और डी में 1 बार भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 बार भी नहीं। कौन सा? तो वित्तीय आपात की घोषणा भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं की जा सकी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है सिर्फ राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, बी में केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर, सी में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के समाधान हो जाने पर, डी में उपयुक्त में से किसी भी आधार पर नहीं और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के समाधान हो जाने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन ए में है 30 दिन, बी में 90 दिन, सी में 60 दिन, डी में 180 दिन और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 दिन में।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए में है 8वीं, बी में है 10वीं, सी में 9वीं, डी में 11वीं और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए में 18, बी में 22, सी में 19, डी में 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है। तो ऑप्शन ए में दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से, बी में दल बदल कानून से, सी में नागालैंड को राज्य दर्जा देने से, डी में मताधिकार के लिए आयु सीमा तय करने से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। ऑप्शन ए में नगर पालिका से, बी में शिक्षा के मौलिक अधिकार से, सी में कार्य के अधिकार से, डी में पंचायती राज से, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन या पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए में है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल करने से, या फिर बी में निजी शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण से, सी में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क से शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में मान्यता से, या फिर डी में गोवा को राज्य का दर्जा देने से, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 280, बी में अनुच्छेद 380, सी में है अनुच्छेद 270, डी में अनुच्छेद 180, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए में 40वें, 44वें, 42वें, 52वें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 50, बी में अनुच्छेद 51 का को, सी में अनुच्छेद 51 और डी में है अनुच्छेद 52 को और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 42वें संशोधन के द्वारा जो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया उसका व्याख्या जो है अनुच्छेद 51 के को में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 40, बी में अनुच्छेद 43, सी में अनुच्छेद 42, डी में अनुच्छेद 44, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 सांसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की, बी में संविधान में संशोधन करने की और सी में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की, डी में उपयुक्त सभी और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने की शक्ति सांसद को प्रदान करती है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 31 में, बी में अनुच्छेद 300 का को में, सी में अनुच्छेद 19 में
डी में अनुच्छेद 31 को में और ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 के को में किया गया। संपत्ति का जो अधिकार था वह मूल अधिकार था जिसे कि हटा दिया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 61, बी में है अनुच्छेद 123, सी में है अनुच्छेद 71, डी में अनुच्छेद 1 या उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर उच्चतम न्यायालय में किसी राष्ट्रीय विषय पर परामर्श मांग सकता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 139, बी में है अनुच्छेद 142, सी में अनुच्छेद 143, डी में राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी राष्ट्रीय विषय पर परामर्श मांग सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 78, बी में है अनुच्छेद 156, सी में है अनुच्छेद 148, डी में अनुच्छेद 270 और इन प्रयुक्त में से कोई नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 इतिहास के प्रश्न और उत्तर के साथ और फिर राजनीतिक विज्ञान के भी 40 प्रश्न और उत्तर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब